Hey everyone, welcome back to our channel LBU. So here we're gonna continue the chapter first of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. In the last video we have started that chapter, and in this video we'll continue that, right? In this video we'll do mole concept and stoichiometry. We'll do its numericals also, right? So यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना है कि atomic mass और molecular mass क्या होता है, ठीक है? So atomic mass and molecular मास. सो पहले ये देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है. तो एटॉमिक मास होता है एटम का मास, मास ऑफ एटम, ठीक है. मास ऑफ एटम होता है हमारा एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूलर मास आपको पता है मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है. सो अब हमें इतना भी पता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो दो एटम से बन के एक मॉलिक्यूल बनता है. हमें पता कि मॉलिक्यूल एक कैसे बनता है, दो एटम से कंबाइन होके. एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटॉमिक मासेस को ऐड करके, ठीक है, एक जो है मॉलिक्यूल बना, क्योंकि दो, ठीक है, एटॉमिक मासेस को ऐड करके एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है. सो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास, ठीक है. एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं. सो यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज़, ठीक है. पहले क्या होता था ना, हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते थे. हाइड्रोजन को रेफरेंस मानने का मतलब ये है, हम क्या करते थे ना, हाइड्रोजन एक देखो छोटा सा प्यारा सा एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या रख देते थे पहले नंबर पे. अब बाद में जितने एलिमेंट्स होते थे उनका एटॉमिक मासेस उनके असाइन कर देते थे, ठीक है. बट अब ऐसा नहीं होता. अर्लियर हम क्या करते थे, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या लेते थे, एज अ रेफरेंस लेते थे, ठीक है. बट नाउ हम किसको रेफरेंस लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन 12 को. कार्बन 12 इज टेकन एज अ रेफरेंस. सो कार्बन 12, राइट. आपको एक चीज़ पता होगी इसके बारे में कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम क्या होता है. मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम क्या होता है, पता होगा आपको. यस, 12 एटॉमिक मास यूनिट. इस AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है. चलो काफ़ी जगह पे U भी लिखा होता है, राइट. तो मतलब सेम है, एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान रखना इसे. सो यहाँ पे एक AMU क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 AMU ना. अगर मैं एक AMU लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/12, क्योंकि एक कार्बन एटम का है, कार्बन 12 एटम का है, ठीक है. तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा. तो सिंपल सा है, 1/12 कार्बन 12 एटम. क्लियर, ठीक है. मतलब एक AMU जो है वो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल. क्लियर, ठीक है. अभी हम देखते हैं ये जो AMU है जिसको हम इतनी देर से बोल रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, राइट, इसे कैसे फाइंड करें, ठीक है. सो यहाँ पे हम ये फाइंड करते हैं. सो यहाँ पे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ AMU, ठीक है. चलो इसको फाइंड करते हैं. सो हमने अभी ऊपर देखा कि भाई 1 AMU किसके इक्वल है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. अभी ऊपर देखा, राइट, अभी देखा, ठीक है. सो एक कार्बन 12, ठीक है, एक कार्बन 12 एटम का मास क्या होगा. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हमें पता है, राइट. मास क्या होगा, एटॉमिक नंबर 6 है तो मास क्या होगा 12 होगा ना. देखो उसमें मास ऑफ प्रोटॉन देखो, 6 मास ऑफ प्रोटॉन, 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसको ऐड करेंगे. न्यूट्रॉन किसके इक्वल है, यस. तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ प्रोटॉन. क्लियर, मैं अभी समझाती हूँ, वेट. सो यहाँ पे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम क्या होगा, ठीक है, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन. क्लियर, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ प्रोटॉन, 12 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. सो यहाँ पे इतना क्लियर है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, अब मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, 12 इंटू 1.66 इंटू में 10⁻⁻24 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है.
क्लियर। तो यहाँ पे क्या चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है कि मास 1 am इज इक्वल टू 12th द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यहाँ हमने AMU ही फाइंड करना है ना, हमें क्या फाइंड चाहिए, क्या करना है फाइंड, 1 AMU ही तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 1/12 लिखे है, राइट, 1/12 लिखा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1/12 1 AMU फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 AMU इक्वल टू 12 से 12 कैंसिल 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नाउ मैनी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी ना कि आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी भाई यहाँ पे हमने, ठीक है, 12 मास ऑफ प्रोटॉन क्यों लिया जबकि यहाँ तो न्यूट्रॉन है। तो लगभग देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रोटॉन ही लिख लेंगे, राइट, तो ऐड कर देंगे तो 12 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई तो हमारे पास 1 AMU आ गया है, ठीक है। अभी हम फाइंड करते हैं एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट कर लेते हैं डिस्कस, एवरेज एटॉमिक मास, क्लियर। सो देखो काफ़ी सारे एलिमेंट्स, काफ़ी सारे आइसोटोप्स में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, राइट। लॉट्स ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलिमेंट्स, राइट। अपने कार्बन को ही देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप्स देखिए, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड 14, कार्बन 14। सो यहाँ पे इनकी रिलेटिव अबंडेंस है और इनकी एटॉमिक मास यूनिट गिवन है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास ऑफ, ठीक है, कार्बन 12, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई कार्बन 12 का एटॉमिक मास यूनिट 12 होता है। मैं पूछूं कि कार्बन 13 का, तो आप बोलोगे 13 होता है, 14 होता है कार्बन 14 का, ठीक है। ऐसे ऐसे आप मुझे आंसर कर दोगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आप क्या बोलोगे। तो आपने क्या बोलना है, एवरेज, ठीक है। किसका एवरेज, ये रिलेटिव अबंडेंस दिख रहा है, ये बोलोगे। ये रिलेटिव अबंडेंस आपको क्या गिवन है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है। तो मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि कार्बन का क्या है, तो आपने ये बोलना। अगर डायरेक्टली पूछे कार्बन 12 का, कार्बन 13 का, कार्बन 14 का, तो उनके तो एटॉमिक मास यूनिट आपको पता है, ठीक है, अभी मैंने बता भी दिए थे, क्लियर। सो ये आपको ध्यान। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ फॉलोइंग H2O, CO2 एंड CH4। तो पहले हमने निकालना है एटॉमिक मास ऑफ वाटर। सो एटॉमिक मास ऑफ वाटर कैसे निकालें, सिंपल है, देखो वही चीज़, 2 लिखे हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ऑक्सीजन के साथ 1 लिख, ऑब्वियसली हम 1 मानेंगे इसको, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, क्लियर, ठीक है। सो यही चीज़ कर देंगे जो दिख रखी है, 2 लिखा है, तो 2 इंटू में मास ऑफ 1 हाइड्रोजन कितना होगा 1, प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 16 दैट इज 18। तो 18U आपके पास आ गया एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन में गलती हो गई थी, यहाँ से गलती हो गई थी, यहाँ मॉलिक्यूलर लिख देना, ठीक है। वी आर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलो CO2 का फाइंड करते हैं। सो CO2 का कैसे फाइंड करें, 1 इंटू में, ठीक है। देखो हम ना क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम ना एटॉमिक मास हमें पता है, ठीक है, एटॉमिक मास पता है। अब हम एटॉमिक मास की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में मैंने गलती से एटॉमिक मास लिख दिया, ठीक है, एक्चुअली इट इज़ मॉलिक्यूलर मास बिकॉज वी एक्चुअली नो द एटॉमिक मास, फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलो 1 इंटू में मास ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन एटम, प्लस 2 इंटू में मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो मतलब 1 इंटू में कितना 12 प्लस 2 इंटू में कितना 16, तो ये आ गया आपके पास 12 प्लस 32 विच इज़ एक्चुअली 44U, ठीक है। थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है,
थर्ड वाला जो है ना, ये वाला आपके लिए होमवर्क है CH4 का, ठीक है। सिंपल सा ही है, ये भी इसी तरह से करना है जैसे मैंने ये दोनों पार्ट्स करवाए, ठीक है। सो अब फॉर्मूला मास की बात करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला मास उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, जहाँ मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है। मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट्स, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट्स। एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, NaCl, इसमें मॉलिक्यूल्स तो है नहीं क्योंकि ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, इट इज़ अ आयोनिक कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं, आयन्स है, राइट। तो फॉर्मूला मास की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयन्स प्रेजेंट इन द, ठीक है, यूनिट ऑफ एन आयोनिक फॉर्मूला, यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, वो सम होता है एटॉमिक मास ऑफ द आयन्स का, ठीक है। जैसे हमने देखा कि NaCl एक फॉर्मूला मास है, क्यों, क्योंकि इसमें आयन्स हैं, ये आयोनिक कंपाउंड है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं, हम इसके एटॉमिक मास का सम करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव है हमें पता है और सोडियम पॉजिटिव, राइट। सो सोडियम का 23, ठीक है, 0.0 समथिंग होता है U, प्लस क्लोरीन का 35.5 U, ठीक है। टोटल कितना आ गया हमारे पास, टोटल आ गया हमारे पास 58.5 U, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मास है। क्या होता है ये, जब हम उसके एटॉमिक मासेस का सम करें किसके, आयन्स का, जो किस में प्रेजेंट है, फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। चलो अब कई ये फार्मूला मास भी क्लियर है, मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर है। चलो इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस देखते हैं। सो अब हम देखते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है, ठीक है। ये सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। अभी अभी हमने देखा NaCl की एग्जाम्पल लिखे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जो एटॉमिक मासेस है, एक एटम है, ठीक है, उसके एटॉमिक मासेस का सम कर दो, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल, वो होता है मॉलिक्यूलर मास। अब जो हमारा फॉर्मूला मास है वो लिंक होता है एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है, जो हमें क्या बताता है, रेशियो बताता है, ठीक है, टेल्स रेशियो। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है, वो लिंक होता है, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से लिंक होता है, ठीक है। चलो जैसे कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा रेशियो, और मॉलिक्यूलर मास में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक्चुअल में उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये वो बताएगा। क्लियर है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl, फार्मूला मास के हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीखा। और मॉलिक्यूलर मास के एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें फार्मूला मास की और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल लेते हैं C6H12O6। तो इसमें देखो, इसमें हमें पता चल रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बट फार्मूला मास में एग्जैक्टली हमें ये पता नहीं चलता कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से देखो कैसे, रेशियो में करना है। सो CH2O हो जाएगा, राइट, यहाँ 1, यहाँ C12, यहाँ देखो ना 1 2 1, ठीक है। तो CH2O, C1H2O1, ये हो गया फॉर्मूला मास का, ठीक है, ग्लूकोज का, और ये मॉलिक्यूलर मास का। क्लियर। तो मतलब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है और एम्पिरिकल फार्मूला रेशियो बताता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मोल की। भाई कितना इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, मोल। तो जो मोल है, पहले ये सुन लो कि एक मोल में, ठीक है, हमारे 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने होते हैं। तो यहाँ पे मोल हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने जब बेस यूनिट्स को डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में, तब हमने देखा था कि मोल भी उसमें प्रेजेंट था, राइट, ठीक है, मोल भी उसमें प्रेजेंट था।
जब भी हम किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कि भाई कितना मोल है इसमें या कितना मोल ये सब्सटेंस कंटेन करता है, राइट। तो सिंपली मोल क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि भाई कितना मोल है, राइट, ये पूछते हैं हम, ठीक है। इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। हम अगर किसी दुकानदार के पास गए, ठीक है, हमने बोला कि भाई ठीक है 60 बनानास दे दो हमें, क्या बोला हमने, 60 बनानास दे दो। तब हम सिंपली बोल सकते हैं कि भाई 5 डजन दे दो, ठीक है। भाई 60 बनानास बोलने से अच्छा तो मैं 5 डजन बनानास ना बोल दूँ, क्योंकि क्या है, डजन यूनिट है, राइट। तो मैं 60 बनानास बोलने की जगह 5 डजन बनानास भी बोल सकती हूँ कि डजन जो है वो यूनिट है। ईजी नहीं हो गया? वैसे ही मोल भी क्या है, बेस यूनिट है जो मदद करती है हमें एक सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने में, उसकी अमाउंट। आप सबको पता है जब अमाउंट हमें पता चल जाती है तो इजी हो जाता है। यहाँ देखो हमने पढ़ा भी था कि मोल, देखो मोल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मोल क्या बताता है हमें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो अब मॉलिक्यूल्स क्यों काउंट करते हैं, वाई वी काउंट मॉलिक्यूल्स, ये भी देख लेते हैं। अभी हमने मोल देखा, अभी मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू लुक अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लाइक इफ़ वी हैव टू टुक 5 ग्राम वाटर एंड 2 ग्राम सॉल्ट, ठीक है। अगर मान लो मैंने 5 ग्राम वाटर लिया और 2 ग्राम के लिए सॉल्ट ली, ठीक है, तो मैं एक्चुअल में 2 ग्राम और 5 ग्राम वाटर, ठीक है, इसकी बात नहीं कर लूँ, मैं एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी बात कर लूँ। 2 किलो ले लूँ, कितने भी ले लूँ चीनी, राइट, जो पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है मैं एक्चुअल में उसकी बात कर रही हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ज़रूरी है ना कि भाई एक चीज़ में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। Where did this number come from? कौन सा नंबर, यही 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये कहाँ से आ गया नंबर भाई। देखो अब एक मोल जो है, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जितना, ठीक है, जितना एज मैंने डिस्क्रीट एंटिटीज एज द एटम्स एज देयर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ 12 कार्बन आइसोटोप। ईजी लैंग्वेज में मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 12 ग्राम के जो कार्बन 12 में जितने, देखो 12 ग्राम कार्बन 12 में एटम्स हैं वो 1 मोल बनाते हैं। 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स हैं वो 1 मोल बनाते हैं। ये डेफिनेशन बोल रही है, आप पढ़ के देख लो, ठीक है, क्लियर। अब बेसिकली ये नंबर कहाँ से आया जिसकी मैं बात कर रही थी, मोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मास ऑफ 1 कार्बन 12, ठीक है, एटम में कितने होंगे, हमने पीछे डिस्कस किया 6 MP प्लस 6 N इज इक्वल टू 12 MP हो गया। तो हमने जब मास ऑफ प्रोटॉन लिया 1.66 इंटू 10⁻, ठीक है, -24 ग्राम। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना आ गया था, कितना आ गया था, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया था 112 ग्राम का, ठीक है, 12 इंटू 1. अच्छा एक सेकंड सॉरी, तो यहाँ में ना, ठीक है, ये मेरे पास एक कार्बन 12 आटम का आया है, ये एक कार्बन 12 आटम का है। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी मुझे क्या निकालना है, 12 का कैसे आएगा, 1 में हो जाएगा ये पूरी टर्म, दैट इज, क्योंकि ये है 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, डिवाइड कर दो, ये आ गया 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा ना, 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 12 का निकाल रही हो तो इंटू में 12 करोगे, 12 से 12 कैंसिल। तो जब आप 1/1.66 इंटू 10⁻24 करोगे तो आपके पास ये आएगी टर्म, ठीक है, क्लियर। कैसे किया एक बार दोबारा सुनो। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम 6 MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 Mn यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन किया तो मेरे पास 12 मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻24 के। देयरफॉर मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, निकल गया मास ऑफ, निकल गया मेरे पास 1 कार्बन एटम का, ठीक है। 1 कार्बन एटम का निकलने के बाद 12 ग्राम का क्या होगा, 12 ग्राम इज इक्वल टू जितना निकला है, ठीक है, 1 कार्बन एटम का, तो 1 में ये पूरी टर्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इतने मतलब ये क्या है, 12 कार्बन एटम्स में है।
क्लियर है? और ये जो टर्म है इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं या एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं पर मोल, ठीक है, इसके साथ पर मोल। शॉर्ट फॉर्म हम इसको लिखते हैं एन कैपिटल वाला और नीचे छोटा ए डाल देते हैं। ये ए का मतलब क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, हमने पढ़ा था ना पीछे, राइट, हमने पढ़ा था पीछे, हमने इनके बारे में पढ़ा था एक लॉ में, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ, राइट। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। क्लियर? एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। क्लियर? मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब 1 ग्राम एटम में जितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं वो बराबर क्या है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 ही एटम्स हैं, ठीक है। क्लियर? और 1 ग्राम मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के जितने ही हैं, ठीक है। जैसे 1 ग्राम एटम में 1 मोल ऑफ एटम के, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल है। कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात करूँ, मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूल लगाना है, एटम के साथ एटम। मोलर मास को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। बस सिंपल है, एक सब्सटेंस का, ठीक है, जो मास है ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ मास एक सब्सटेंस का अगर ग्राम्स में हो तो उसे मोलर मास कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, जैसे मोलर मास ऑफ कार्बन 12, यही ले लो, ठीक है। सो 1 मोल में कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, पीछे ही डिस्कस किया, कार्बन 12 एटम्स, ठीक है। तो एक कार्बन 12 में कितने होंगे एटम्स इज इक्वल टू कितने होंगे? 12 ग्राम है ना इसका AMU कितना है? 12, हमने पढ़ा है पीछे। 12 इंटू में क्या लूँ मैं, ठीक है, 12 इंटू में जितना मेरा आया था, ये 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ प्रोटॉन करके 12 मास ऑफ प्रोटॉन करके उसके साथ मास ऑफ प्रोटॉन के साथ 1.66 इंटू 10⁻23, ठीक है, यही लिया था हमने, राइट, ऐसे ही किया था हमने पीछे, ठीक है। सो 1.66 इंटू में 10⁻24 था ग्राम, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, तो ये कितना है? एक कार्बन आटम में ऊपर लिखा है मैंने, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 आटम, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये, ठीक है। इतने में चेक करना है ना मुझे, तो 12 इंटू में 1.66 इंटू 10⁻24, ये तो इजी कैलकुलेशन है, मैथ्स जो आप बेसिक मैथ्स करते आ रहे हो ना, वो वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है, कि इसमें इतना था तो इसमें कितना होगा, ऐसी चीज़ें हैं ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका 2 ग्राम आ जाएगा, और ये हमें पता है कार्बन 12 में 12 ग्राम आ जाएगा, तो कार्बन 12 में हमें पता है 12 ग्राम में इसका मोलर मास होता है, और एटॉमिक मास 12 AMU होता है। न्यूमेरिकली हमने वैल्यू को देख लिया, क्या देख लिया कि भाई इसका जो मोलर मास है और इसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, वो दोनों क्या है? बराबर है, इक्वल है। मतलब एक्चुअल में हमने चेक किया, मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मोलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास बोले, ठीक है, इन यू। क्लियर है? ठीक है, मतलब मोलर मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या एवरेज एटॉमिक मास। तो चलो अभी देखते हैं हम। So now let's discuss percentage composition. So percentage composition में ratio, ठीक है, in which its constituents are present in a given compound. एक given compound में, ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनकी रेशियो इज़ दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये मेरा फेवरेट कंसेप्ट है, काफ़ी इजी सा है, ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ फॉर्मूला, ठीक है। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगता है मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ, बहुत इजी है ये, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी, कंपाउंड ओवर मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, इसका मतलब है कि जो हमने फाइंड करना है वो यहाँ पे, जो टोटल है उसका मोलर मास वो यहाँ पे, ठीक है, इनटू में 100, क्योंकि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड कर रहे हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, CH4, ठीक है। अब CH4 में मैंने आपको पूछा, ठीक है, मैंने आपको पूछा कि मास परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है, और मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है फाइंड करो। तो आपने क्या किया, पहले टोटल मोलर मास, ये जो नीचे वाली चीज़ है ये वाला मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये फाइंड किया, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो आपको मिला कि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 4, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है तो ये हो गया 4। तो मतलब कि कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4, दैट इज 16 ग्राम। तो मोलर मास आ गया, ठीक है। अब मास परसेंट फाइंड करने के लिए कार्बन की, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ऊपर वाला पार्ट, यानी मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, दैट इज 12। कार्बन में 12 अपॉन में टोटल, दैट इज 16 इनटू में 100। क्लियर, सॉल्व कर दो, 5% आ गया, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फाइंड करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 अपॉन में टोटल इंटू 100, दैट इज 25%। क्लियर है। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए कहा है तो मास अगर मान लो, ठीक है, गिवन है आपको 12 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास मान लो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे फाइंड करने के लिए कहा है, इन दी मास ऑफ 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 12, ठीक है, 12 12 1 कट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब हम फाइंड करना सीखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना होता है इसमें। सिंपल सी चीज़ें है। देखो आपको क्या गिवन होगा, 2 चीज़ें गिवन होंगी या 3 चीज़ें गिवन होगी, मैक्सिमम 4-5 चीज़ें जितनी भी गिवन होंगी, ठीक है। उन चीज़ों की परसेंटेज गिवन होगी। मान लो आपको एक की 69.9 गिवन है, एक की 30% गिवन है, और आपसे पूछा रहेगा, ठीक है, कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, ठीक है, और बताया भी होगा कि 69.9% क्या चीज़ है। मान लो ये गिवन है आयरन का, ठीक है, ये गिवन है मान लो ऑक्सीजन का, ठीक है। तो मतलब आपको क्या होगा ना, इतना गिवन होगा आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, पहले जो आपको परसेंटेज गिवन है उसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। ऑब्वियसली उतने ही ग्राम्स होगा जितनी परसेंटेज है, तो परसेंटेज को आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इसमें ग्राम्स में कर लिया। यहाँ पे 69.9% था तो मैंने 69.9 ग्राम लिख दिया, ठीक है, किसका, आयरन का, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज से ग्राम में कर दिया, 30 ग्राम हो गया, ठीक है। अब मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ 30.1% था, ठीक है, अच्छा 30%, तो यहाँ पे 30% है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, दूसरी साइड क्या लिखना है आपने, दूसरी साइड आपने लिखना है उसका एटॉमिक मास। जैसे Fe यानी आयरन का एटॉमिक मास आपको पता है 55.8 या 56 समथिंग होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का भी हमें पता है 16 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। और मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना ऊपर सिखाया भी था, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना गिवन है 69.9 और मोलर मास यानी उसका एटॉमिक मास 55.8। दोनों को डिवाइड कर देना है, मोल्स फाइंड करना है यानी डिवाइड कर देना है। तो जब आप 69.9 और 55.8 को डिवाइड कर दोगे तो 1.25 आ जाएगा।
क्लियर। फिर ऑक्सीजन में आपको 30 और 16, इसका भी मोल्स फाइंड करना है, तो 30 डिवाइडेड 16 विच विल बी अप्रॉक्स 1.88। चलो हमने अभी तक क्या किया, जो हमें परसेंटेज में गया था उसे ग्राम्स में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने उनका एटॉमिक मास लिया जो हमें एलिमेंट्स गिवन है, फिर उसके बाद हमने उनका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ठीक है, जो सबसे छोटा वाला होगा उसको दोनों से डिवाइड कर देना है, जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उससे डिवाइड कर देना है। लाइक यहाँ पे सबसे छोटा हमें कौन सा गिवन है, ठीक है, डिवाइड द मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट नंबर। लाइक यहाँ पे सबसे छोटा 1.25 है, तो 1.25 को हमने 1.25 से भी डिवाइड करना है और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लियर, कर दिया डिवाइड, हो गया इतना। तो जब हम 1.25 और 1.25 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1.88 और 1.25 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो समथिंग 1.5 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपल होल नंबर रेशियो, या हम कहें रेशियो, जैसे कि यहाँ पे अप्रॉक्स करके लिखना है, 1 का 1 ही रहेगा, 1.5 को मैं लाइक देखो रेशियो है, रेशियो में 1:2, 2:1 ऐसी चीज़ें लिख सकती हूँ, पर 1:1.5 कैसे लिख सकती हूँ, इसका राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको 2 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं, तो मैंने इसको 2 बना दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, ठीक है, क्लियर है, मैंने इसको 2 की बनाया या नहीं। ईजी करने के लिए ना हम क्या करेंगे, ठीक है, 1:1.5 या 1 डिवाइडेड बाय 1.5 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जो एज टू receive the easiest ratio which I could. So 1 into 2 is 2, 1 into 5, 1.5 into 2 is 3.0 something, ठीक है। सो मेरे पास रेशियो आ गई 2:3, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मतलब जो आयरन और ऑक्सीजन का मैं चाहती थी, सॉरी यहाँ मैंने O2 लगा दिया था, तो आयरन और ऑक्सीजन का जो मैं चाहती थी वो मेरे पास आ गया F की यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, क्लियर। ये इस तरह से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हो, पहले एटॉमिक मास, ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर दो डिवाइड करके इन दोनों को, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप सबसे छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड करो, फिर होल नंबर रेशियो, सिंपल। अगर आपको उन्होंने बोला एम्पिरिकल फार्मूला की जगह एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करो, तो बस आपने क्या करना है, एफ ई का आपको पता है 56 होता है, तो 56 इंटू में ये क्या है 2 है, ठीक है 2, और ये ऑक्सीजन का 16 इंटू में 3 है, बस सॉल्व कर दो, समथिंग 159.6 या 160 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास भी, ठीक है, आपका आ चुका है। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, अगर उन्होंने बोला है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने को, तो क्या करोगे भाई, तो क्या करोगे, ठीक है, तो क्या करना है, फॉर्मूला होता है n = मोलर मास, नोट्स में नोट करो, मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास में आपको क्या लिखना होता है, जो बेसिकली एलिमेंट्स आपको गिवन है उनका मोलर मास, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो ना, जो आपको एलिमेंट्स गिवन है उनका मास, मोलर मास, सॉरी, ठीक है। इसमें ये जो n है ये क्या है, n है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, जो भी आया आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला कर दो, एम्पिरिकल फार्मूला जो भी आया आपका Fe2 तो 2O3 आया, इंटू में जो भी n की वैल्यू आई है वो कर दो, ठीक है, वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, आपको फिर और क्लियर होगा। लाइक इस क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल में जो बात करी थी वो देखो, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिखानी है आपको। सो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे अगर मान लो आपको C, H और O की परसेंटेज गिवन है, उनको आपने ग्राम्स में किया, फिर एटॉमिक मास उनके लिखे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, फिर उसके बाद हमने दोनों को डिवाइड किया, मोल्स फाइंड किए, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो की, ठीक है, यानी कि दोनों को सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया, फिर हमारे पास रेशियो आ गई, C, H और O थे, तो यहाँ पर जो रेशियो आई है जैसे 2, 4, 1 तो वो लिख दी, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, C का 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 1,
ऐसे 44 निकल जाएगा, निकल गया, क्लियर। 44 निकलने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, वेपर डेंसिटी जो आपकी 44 आई है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपने 2 इंटू में वेपर डेंसिटी करनी है। वेपर डेंसिटी जो अभी आई है 44 इंटू में करोगे 88 आ जाए, क्लियर। 88 क्या है, मॉलिक्यूलर मास। डिवाइड कर दो किसके साथ, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो हमारा अभी अभी आया, ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, ये एन क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इनटू में ये हमारा, ठीक है, क्या है, ये जो फॉर्मूला आया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब इतना सिंपल है भाई। एक बार अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनिए ना, आपको पता होगा। जिसने तो ध्यान से नहीं सुनी उसको ये नहीं अच्छे से समझ आया होगा, फिर वो बाद में बोलेगा कि भाई ये कैसे है, वो कैसे है। ऐसे मत करो ना, वीडियो देख रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटली देखो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ होना है, एक बार ध्यान से वीडियो पॉज करके ही देखो क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उससे आपको और क्लियर होगा। स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री डील्स करता है विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस और वॉल्यूम्स। स्टोइकियोमेट्री डील्स करता है विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस और वॉल्यूम्स, ठीक है। अब जब भी देखो, ठीक है, यस, ओके। सो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा भाई, ये क्या है, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो एक बड़े से बड़ा कंसेप्ट आपको ऐसा लगेगा कि भाई बस मैं तो एक्सपर्ट हो गया। सच्ची मैं बोल रही हूँ, बताओ, ध्यान से वीडियो देखो, ठीक है। अब जो मैंने इसके साथ ये नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस किया है, जो इसके साथ नंबर्स लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मोल्स। इन्हीं नंबर्स को मोल्स कहते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो जो नंबर है ना बिफोर CH4 O2 CO2 H2O वही मोल्स हैं, ठीक है, वही मोल्स हैं, क्लियर। चलो मॉलिक्यूल के बेसिस में मैं क्या बोलूँगी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ग्राम्स के बेसिस में मैं क्या बोलूँगी, ठीक है, 16 ग्राम करके देख लो, 12 + 4, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद, ठीक है, ये क्या हो गया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड, ठीक है, 18 ग्राम्स ऑफ, 18 है, हाँ जी, ग्राम्स ऑफ वाटर, क्लियर, ठीक है। चलो सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्टोइकियोमेट्री में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को एक साथ जो है बहुत सारे करेंगे, हर टॉपिक में से करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ इस टॉपिक में से उस टॉपिक में से, हम सारे टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी काफ़ी सारे। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब वो रिएक्टेंट क्या होता है, इधर वाली साइड का, ठीक है, जो रिएक्टेंट लिमिट्स को यानी कंज्यूम कर लेता है। मतलब कि अगर मान लो मेरा 50 प्रोडक्ट बनना चाहिए, पर बन कितना रहा है, 30 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब 30 प्रोडक्ट A + B करके बन रहा है, मतलब बनना अगर 50 चाहिए, बन 30 रहा है, मतलब किसी ना किसी ने इन दोनों में से क्या किया है, मेरी लिमिट को कंज्यूम कर लिया, तभी तो 50 की जगह 30 बना। तो जिसने कंज्यूम किया, प्रोडक्ट के अमाउंट में दिक्कत आ रही है, जिसने कंज्यूम किया वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। मैं आपको क्या करती हूँ, एक बहुत ही बढ़िया सी
एग्जाम्पल देती हूँ। ए प्लस बी मुझे सी दे रहा, ठीक है। अब ए मैंने 10 ग्राम लिया, बी मैंने 20 ग्राम लिया, ठीक है, प्लस, और सी, ठीक है, ठीक है, इतना रिक्वायर्ड है। ये मुझे इतना रिक्वायर्ड है कि मुझे 10 ग्राम ए तो चाहिए ही चाहिए, बी भी मुझे 20 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए। चलो उससे ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। बट मुझे मिला कितना, 12 ग्राम ए और 15 यानी 15 ग्राम बी। मतलब जितना मुझे ए चाहिए था 10 ग्राम, उससे ज़्यादा ही मुझे ए मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना मुझे बी चाहिए था उससे कम मिला है, 5 ग्राम कम बी मिला है, ठीक है। तो ए क्या है, more है than required, so it can't be the limiting reagent. But B is less than required, so B is the limiting reagent, क्योंकि उसने consume किया है the limits of product. Clear है? Now let's see one question regarding limiting reagent. In a reaction A plus B2 gives AB2, ठीक है। अगर मैं A और B को ऐड कर रही हूँ तो मुझे AB2 मिल रहा है। आइडेंटिफाई करो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। पहला पार्ट कहता है 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि A प्लस B2 गिव्स AB2। अगर मैं इस फॉर्म में बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि, ठीक है, 1 एटम ऑफ A प्लस 1 मॉलिक्यूल है, 200 मॉलिक्यूल्स, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, ठीक है। ये क्या बना रहा है, मेरा 1 मोल बना रहा है AB2 का। अब देखो ये बहुत इजी ट्रिक मैं बता देती हूँ, ठीक है। जो भी बड़ा वाला है ना, जो भी बड़ा वाला है उसके जैसा छोटा वाला बना दो, जो भी बड़ा वाला है उसके जैसा छोटा वाला बना दो। जैसे यहाँ 300 एटम्स है तो इसे भी 300 एटम मॉलिक्यूल्स बना दो, बना दिया, क्लियर। अब फिर देखो कि इतना गिवन है और कितना इतना आपको क्या है, रिक्वायर्ड है, और इतना आपको गिवन है, इतना रिक्वायर्ड है, है ना, और इतना गिवन है। मतलब, ठीक है, आपको 300 चाहिए पर आपके पास 200 है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। आपने सिंपल क्या करना है, बड़े वाले को छोटे वाले की तरह, ठीक है, छोटे वाले को बड़े वाले की तरह बना देना। जैसे यहाँ 300 लिखा है, यहाँ भी 300 कर दिया। फिर देखो कि भाई यहाँ तो 300 है, यहाँ तो 200 है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। सिंपल बता रही हूँ भाई, 30 क्यों बता रही हूँ, देखो मैं लिख रही हूँ क्यों, इसके पीछे लॉजिक भी है, मैं ऐसी नहीं बता रही। 300 एटम्स विल बी नीडेड 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, सही कह रही हूँ ना। अगर 300 एटम्स के हैं तो 300 मॉलिक्यूल्स बी के चाहिए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बी के गिवन है, तो मतलब बी क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि क्वेश्चन में 200 है। सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करो, आंसर बताऊंगी मैं, पहले आप लोग सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, चलो करो, ठीक है। यस, सो वीडियो पॉज करके आई होप आपका सोल्यूशन निकल गया, आई होप। सो यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ ए को कितने मोल ऑफ बी चाहिए, 1 मोल ऑफ बी। वैसे ही, ठीक है, 3 मोल ऑफ बी, ठीक है, देन इट इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ ए, बट गिवन 2 मोल है। मैं क्या कह रही हूँ, बड़ा वाला कौन सा है, 3 है, तो 3 है। अब इसके तरह बना दूँ मैं इसको, 3 बना दिया, ठीक है, 3 मोल ऑफ ए बना दिया। अब देखो मेरे पास कितना है, 2 है, जबकि चाहिए कितना था, 3, रिक्वायर्ड 3 था, गिवन 2 है, तो मतलब मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, ए। जिसका जिसका आंसर था वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए, ठीक है। थर्ड पार्ट भी देख ही लेते हैं। 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब देखो इसमें दोनों ही 100 है, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। चलो एक और पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। 5 मोल ए प्लस 2.5 मोल बी, 5 है, 5 है, 5 बना दिया, 5 बना दिया, 5 बड़ा है, ये तो छोटा है, तो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट बी हो गया। देखो 5th
2.5 मोल ए प्लस 5 मोल बी, 5 बना दिया इसको, ठीक है। ये हो गया छोटा वाला, फिर ये हो गया, हाँ ठीक है, ये हो गया इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके चलो, so reactions in solutions is homogeneous mixture of two or more components in which the particle size is smaller than 1 nm. homogeneous mixture यानी कि जो अच्छे से घुल जाता है, राइट, जिसमें हमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट दिखती है। अब उसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं भाई, चीनी को आप पानी में घुला दो, शुगर एंड वाटर, ठीक है। 1 nm पार्टिकल से भी छोटा साइज होता है, पर होता है, दिखता नहीं है, बट एक्चुअल में साइज इतना होता है प्रेजेंट शुगर का पानी में, ठीक है। दिखता नहीं है, देखो पानी को मैंने शुगर में मिलाया, ठीक है, शुगर के मुझे पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, बट एक्चुअल में माइक्रोस्कोप से देखूंगी तो मुझे एक्चुअल में बहुत 1 nm से भी 1 नैनोमीटर से भी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स मुझे दिखेंगे, बट दिखेंगे। सो वी कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूट बाय दिस वेज। अब कितने शुगर के पार्टिकल्स, छोटे छोटे से शुगर के पार्टिकल्स पानी में जब प्रेजेंट है, राइट, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये तो मुझे नहीं पता उस सॉल्यूट की, राइट। सॉल्यूट क्या होता है, मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, राइट। वाटर इज द मैक्सिमम क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट, राइट, इन दी सॉल्यूशन। सो सॉल्यूट क्या हुआ, चीनी हुई उसमें एग्जाम्पल में। तो चीनी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका इज मास परसेंटेज, दूसरा तरीका इज मोल फ्रैक्शन, तीसरा तरीका इज मोलारिटी एंड चौथा तरीका इज मोलालिटी। क्लियर है, ये 4 तरीके होते हैं, ठीक है। चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मास परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। मास परसेंटेज इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। या मैं सिंपल सादे अक्षर में कहूँ तो एलिमेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड में या मिक्सचर में, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है कंपोनेंट की। क्या कहा मैंने, एलिमेंट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड की, ठीक है। एलिमेंट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड में, या कंपाउंड एलिमेंट, एक सेकंड ध्यान से सुनो, एलिमेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड में, ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया या मिक्सचर में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है कंपोनेंट की। क्लियर, मैंने अपने आप को भी कंफ्यूज कर दिया, कितनी अच्छी बच्ची हूँ, है ना, थैंक यू तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एलिमेंट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है एलिमेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड में, ठीक है। एक कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड है वाटर, ठीक है, इसमें एलिमेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, या मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है जो प्योर सब्सटेंस ना हो, यानी जिसमें मिलावट हो, ठीक है, जिसमें मिलावट हो, उसमें कंपोनेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, वो है मास परसेंटेज। अब देखो हर चीज़ का केमिस्ट्री में कोई ना कोई फॉर्मूला तो होता है, ठीक है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करी, आप लोगों को एक्सेप्शन लग रहा होगा, है ना, क्योंकि जिस ढंग से मैंने बोला था, क्योंकि सारे बच्चे को पता है कि भाई केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होती है, बट हाँ फॉर्मूलेज भी होते हैं। सो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट, कितना मास कंपोनेंट का है अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100। सबको पता है भाई 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। सेकंड हमारी चीज़ है मोल फ्रैक्शन। भाई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगली वीडियो में एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी मैं, एक एक टॉपिक के, ठीक है, तो डरो मत कि भाई मैं तो बस कंसेप्ट बताई जा रही हूँ, न्यूमेरिकल्स कराने रही। नेक्स्ट वीडियो में ना हम बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आप बोलोगी भाई बस करो इतने न्यूमेरिकल्स मत कराओ, ठीक है, तो इसलिए करो अभी, ठीक है, कंसेप्ट करो, नोट करो अपने नोट्स में, फिर हम अगली वीडियो में ज़रूर से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स
लाइक यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं। मान लो कार्बन का है, ठीक है, मैंने कार्बन का लिया, अपॉन में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास, एक सेकेंड, मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है, ठीक है। तो मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि लाइक कार्बन ऑक्सीजन के एग्जाम्पल है, तो कार्बन का पहले मैंने मोल्स फाइंड किया, ठीक है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास फाइंड करके, फिर मैंने कार्बन के मोलर मास, मान लो 2 आ गया तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 प्लस ऑक्सीजन का मोल्स फाइंड किया, मान लो 4 आ गया, तो फिर इस तरह से मैं फाइंड करते हैं हम, ठीक है। क्या 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 मोल फ्रैक्शन, ये तो बहुत ईजी है। लाइक मोल, मान लो सोल्यूट ए है मेरे पास, ठीक है, और सॉल्वेंट बी है, ठीक है, क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूट ए का क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस NP, यानी इसका और अपॉन में टोटल, ठीक है। फिर सॉल्वेंट बी का अगर फाइंड करना है तो NB अपॉन में टोटल, दैट इज Na प्लस NP, मतलब खुद का अपॉन में टोटल। क्या? नंबर ऑफ मोल्स। बच्चे क्या करते हैं? नंबर्स लिख देते हैं। नंबर्स नहीं, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, मास अपॉन में एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, फिर उसका नंबर वहाँ पे फिर लिखो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं मोलारिटी। तो देखो मोलारिटी और मोलालिटी में कंफ्यूज नहीं होना, मोलारिटी अलग चीज़ है, मोलालिटी अलग चीज़ है। मोलारिटी होती है मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, जिसको हम M से, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलारिटी को मैं कैपिटल M से डिनोट करती हूँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N से डिनोट करूँगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि लीटर में होता है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट में, सोल्यूट के, इसे हम कहते हैं मोलारिटी। अगर ध्यान से ये लाइन सुनी है ना तो आपको मतलब पता चल गया होना चाहिए अभी तक। तो मोलारिटी जिसको मैं कैपिटल M से डिनोट करती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स जिसको मैं स्मॉल n से डिनोट करती हूँ, और वॉल्यूम जिसको मैं V से डिनोट कर रही हूँ। सो वॉल्यूम मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोलारिटी भी और मोलालिटी भी। तो अभी हम मोलालिटी का देखते हैं। मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ तक सही चल रहा है, सेम चल रहा है, यहाँ अलग हो गया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोलारिटी में हमने किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ तक सेम, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कर रहे हैं 1 kg ऑफ, वहाँ 1 लीटर था, यहाँ 1 kg ऑफ, वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्या डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी में। उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो यहाँ तक सेम चल रहा है। अब अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है वॉल्यूम, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट है इन kg। वहाँ लीटर था, इधर kg है, वहाँ वॉल्यूम था, इधर मास है, वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट है, वहाँ कैपिटल M था, यहाँ स्मॉल m है। तो हमने डिफरेंस भी देख लिया दोनों के। तो देखो यार, चैप्टर हो चुका है हमारा ख़त्म। न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखो मोल कंसेप्ट के जितने न्यूमेरिकल्स है ना, आपको लग रहा है भाई करा दिया है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो कराए नहीं। देखो नेक्स्ट वीडियो पूरी न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही आएगी।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना वो पूरी इस चैप्टर के एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही आएगी, तो टेंशन मत लो। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे ना तो घाटे में जाओगे, वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस इस चैप्टर के एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे उस वीडियो में। तो इसलिए वो वीडियो को ज़रूर देखना, मिस मत करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो वीडियो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर आज खत्म, बट न्यूमेरिकल्स अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में, डाउट ज़रूर पूछना अगर कोई हो तो, एंड प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।